सो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। मेरे साथ आज हैं महमूद पराचा साहब। आप सब जानते हैं उनके बारे में, और रिसेंटली जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो बहुत तकलीफ देह है कि आप अपने ही मुल्क में इतनी टाइम देने के बाद, इतनी सारी सर्विस करने के बाद फॉर द कम्युनिटी, आप पर पर्सनल अटैक होते हैं, आप पर उंगलियां उठाई जाती हैं, आपको परेशान किया जाता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा था, हमारी डेमोक्रेसी जो कहती है कि सब इक्वल हैं, वो इक्वलिटी कहीं ना कहीं अब हर्ट हो रही है और ओपनली हो रही है। तो पराचा साहब ने तो बहुत काम किया है, और जितना मैं जानती हूँ आपको, आपने न सिर्फ ये कि आई मीन एज अ लॉयर आदमी कैन मेक मनी, अ लॉट ऑफ मनी, एंड he made money, but he also served for community a lot for free. So many hundred cases. He just he just fought for the people who cannot pay, और लोग जो मतलब उस कंडीशन में नहीं होते कि उनका केस जेन्युइन है, मतलब लेकिन वो पे नहीं कर सकते, तो पराचा साहब ने उनको फ्री उनके लिए फाइट की है, और उसके लिए हम आप सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पराचा साहब ने इतना काम किया है, और आज जब उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं फॉर नो रीजन, रीजन तो बनाए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, तो हम खुद पराचा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि बैक में बाद में जाएंगे, लेकिन रिसेंटली आपके साथ क्या हुआ, आप प्लीज मुझे अलीफ से ये तक सुनाइए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हमें इधर उधर से आ रही हैं, और सोशल मीडिया पे तो फिर भी बिलीव हो जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से तो हम कोई बात सुनते नहीं हैं। तो आप बताइए कि क्या हुआ है। देखिए, हुआ यही है कि हम वो काम कर रहे हैं जो इस देश के असली दुश्मन हैं, भारत के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। उन लोगों की जड़ और बुनियाद पे हम लोग चोट पहुंचा रहे हैं। तो इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि जो संविधान के दुश्मन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सोच के दुश्मन है, वो लोग हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये कोई पहला हमला नहीं हुआ है मेरे ऊपर, मगर आज सिर्फ इसी की बात करते हैं। तो मैं ये शुरू करना चाहता हूँ इस बात को कहके कि हमारे मुल्क में दो ही आइडियोलॉजीज शुरू से रही हैं। कोई तीसरी आइडियोलॉजी इसके बीच में आती है तो वो एक आइडियोलॉजी के सपोर्ट में ही होती है, और वो है मनुवाद। तो हमारे मुल्क में दो आइडियोलॉजीज हैं। एक है मनुवाद, यानी कि मनुस्मृति के मानने वाले, मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट कराने के इच्छुक लोग, या जो उनको चाहते हैं इम्प्लीमेंट कराएं, जो ये चाहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर ना हो, इंसान अछूत रहे, इंसान को पानी नहीं पीने दिया जाए, एक जगह से इंसान को नौकरी नहीं करने दी जाए, इंसान के पास वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ ही लोगों के पास ये सब राइट्स होने चाहिए, हकूक होने चाहिए, और वो बाकी सबका खून चूस के अपने आप को मजबूत, हृष्ट पुष्ट और ताकतवर रखें। यह है मनुवाद। दूसरा है अम्बेडकरवाद। वो ये कहता है, जैसा इस्लाम में है कि सब बराबर है, आर्टिकल 14, और सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, ये भी इस्लाम की बात है। तो एज ए मुस्लिम भी मेरा फर्ज है कि मैं भारत के संविधान को बचाऊं, और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उनकी आइडियोलॉजी पे चलूं। तो एज अ सिटीजन भी मेरा फर्ज है, और एज अ मुस्लिम भी मेरा फर्ज है। तो इसकी बुनियाद पर हम तीसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, जिससे जो मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। मनुवाद क्या चाहता है कि बाबा साहब की हर चीज को डिस्ट्रॉय किया जाए, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ये जो जुल्म हो रहे हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो जुल्म खुद कर रहे हैं वो हर तरह के, और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज के लिए कि SC STs का और OBCs का और माइनॉरिटीज का यकीन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से कमजोर हो, कि संविधान उनको बचाने में, उनकी मदद करने में, उनको नौकरियां दिलवाने में, उनकी जान बचाने में, उनकी इज्जत बचाने में सक्षम नहीं है, यानी कि काबिल नहीं। ये उनकी बेसिक
जो आइडियोलॉजी है या जो इस पे वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, और अब पिछले 7 साल से क्योंकि उनकी सरकार ही आ गई है तो वो पूरी ताकत से उस पे काम कर रहे हैं। तो ये है उनकी कोशिश। हमारी कोशिश क्या है कि संविधान के ऊपर से लोगों का, कमजोर लोगों का विश्वास ना उठे। हम क्या दिखा रहे हैं बार बार अपने सारे जो हम कार्रवाइयां कर रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात अभी मुल्क में हैं, चाहे तो जुडिशरी भी आज लोग उसको भी शक भरी नजरों से देख रहे हैं, और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्वयं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि हम पे सरकार का दबाव है। मतलब लब्बो-लुआब ये है कि पूरे मुल्क की सारी इंस्टीट्यूशंस जो है कॉम्प्रोमाइज्ड आज महसूस की जा रही हैं आम नागरिकों द्वारा या आम सिटीजन्स, शहरियों द्वारा। इस हालात में भी हम लोगों को ये करके दिखा रहे हैं कि इन मुश्किल हालात में भी संविधान और आइन का और कानून का जो रास्ता है वो आपको इंसाफ दिला सकता है, आपके हकूक दिला सकता है, और आपको आराम से बराबरी का दर्जा रखते हुए मुल्क में रहने की सलाहियत दे सकता है। ये उनकी सबसे बड़ी हमसे दूसरी परेशानी है। तो हम उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, दूसरा हम संविधान के ऊपर से, आइन के ऊपर से, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से लोगों का यकीन नहीं उठने दे रहे। तो ये दोनों परेशानियां हमसे हैं, और उसमें हमें अल्लाह ताला से रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट जो वाकया हुआ है उसमें बहुत लोग तो एक बार ये नहीं जानते कि जो एज अ मुस्लिम भी मेरा फर्ज है, मैं उसको बखूबी निभाता हूँ कि जो मुस्तहिक सबसे ज्यादा है, जो मजलूम सबसे ज्यादा है, हम एज अ मुस्लिम सबसे पहले उसका काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है, और मैंने इस पे काफी रिसर्च भी की है, कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जो भारत की है, इंडिया की है, उसके साथ मुसलमानों से भी बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। तो ये मनुवादी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो ये फैलाना चाहते हैं कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरा 60 से 70% काम जो है, जिसमें मुझे ज्यादा खतरात आए हैं, जिसके लिए मेरी जान को कई बार खतरे में डाला गया है, अभी भी है, वो है SC और ST के लिए जो मैंने केसेस किए हैं। या मैंने मुस्लिम्स के लिए नहीं, मुस्लिम्स के लिए भी जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है काम की है, लेकिन मैंने कहा ना जो ज्यादा मुस्तहिक है उनके लिए ज्यादा करना एज ए मुस्लिम मेरा फर्ज है। तो मेरा 60 से 70% काम SCs STs के लिए है, विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। और विमेन और चिल्ड्रन जो है वो, जो खास तौर पे विमेन, वो भी अम्बेडकराइट या अम्बेडकरवादी होती है, क्योंकि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट भी कही जाती है, उसमें भी जो औरतों की जो हैसियत रखी गई है, वो जो एक बहुत बड़े हमारे यहाँ के तुलसीदास साहब रहे हैं, जिनको मनुवादी बहुत बड़ा मानते हैं, वो कहते हैं ढोर गंवार शूद्र पशु पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ओह माय गॉड। तो ये आइडियोलॉजी है जो हर प्रकार की महिलाओं को प्रताड़ित करना चाहती है। तो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए, तो अभी जो इनका हमला हुआ मुझ पे, एक तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारे पास सबूत बहुत हैं सरकार के खिलाफ, फिर बहुत सारे ईमानदार अफसर हैं जो सरकार की गलत करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं, वो भी मैं उनके PILs कर रहा हूँ। जैसे संजीव चतुर्वेदी है, आप लोग सब, आपके व्यूअर्स उन्हें गूगल करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सरकार को उन्होंने कितना, और हर सरकार को उन्होंने अपनी ईमानदारी की वजह से कितना परेशान रखा। सब उनकी जान के दुश्मन थे, उनको, उनकी दिफा में हमने केसेस लड़े। तो और हमारे ऊपर कंटेम्प्ट भी चल रही है, कंटेम्प्ट के लिए कन्विक्शन हुई है उनको बचाने के लिए, संजीव चतुर्वेदी साहब। तो वो भी आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इतिहास में पहला केस है कि जबकि जज के ऊपर भी कंटेम्प्ट चल रही है और हमारे ऊपर कंटेम्प्ट का उन्होंने ऑर्डर कर दिया, तो लेकिन जज साहब के ऊपर भी कंटेम्प्ट चल रही है, पर वो संजीव चतुर्वेदी साहब के लिए। उस तरह के बहुत सारे ईमानदार अफसर जो सबूत इकट्ठे करके लाते हैं और उसके लिए PILs हम फाइल भी करते हैं, और बहुत सारे केसेस इस तरह के कर रहे हैं, तो वो भी थे हमारे कंप्यूटर में। और दिल्ली जो हमले कराए CA NRC के जो विरोध में या उनके मुखालफत में प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, तो अब उनका सबका लीगल एडवाइजर तो मैं ही था। मुझे सब CA NRC के प्रोटेस्ट में लीगल एडवाइजर यूनानिमसली चूज किया गया था, इलेक्ट किया गया था हर एक जगह जहां भी मैं गया। तो मेरा फर्ज था कि मैं उनको कानूनी, क्योंकि उन लोगों ने कोई भी गलत नहीं काम किया है, सरकार, तो उनको दिफा करना मेरी जिम्मेदारी थी। अब होता क्या है
यहाँ पे क्या फर्क आ गया जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो ये फर्क आ गया कि बहुत सारे दंगे होते हैं, हजारों दंगे हुए हैं मुल्क में, SC ST पे हमले हुए, और होता क्या है कि हमला भी SC पे होगा, और जैसा अभी हाथरस केस में भी आप लोगों ने सबने देखा कि एक बेटी को के साथ गलत काम किया गया, उसके बाद उसे जिंदा जला भी दिया, मतलब उसकी लाश को भी जला दिया गया, उससे ज्यादा और उसके बाद उसकी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे। तो इतने अगर ये लोग ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग, तो क्या करते हैं, उन्हीं को मारा, मतलब मुसलमानों को ही मारा, दलितों को ही मारा, शेड्यूल ट्राइब्स को ही मारा, और उनके ऊपर ही मुकदमे झूठे करा दिए। तो हम लोग क्या करते हैं आज तक कि हम उनकी जमानतें कराते हैं, उनको बचाते हैं उन केसेस से कि भाई झूठा फंसा दिया, उससे उनको कोई फर्क पड़ रहा है, फिर वो अगले हमले कराते हैं और अगले हमले कराते हैं और अगले हमले कराते हैं। हमने क्या काम शुरू किया, और ये काम हमने टेरर केसेस में भी किया, तो झूठे SC कम्युनिटी के, ST कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को झूठा टेरर एक्टिविटीज में फंसाया, उसमें ये काम हमने शुरू किया। और यही हम काम दिल्ली जो ये फसादात हुए हैं उसमें भी कर रहे हैं कि हम ये ढूंढ के निकाल रहे हैं कि असली जिन लोगों ने हमले किया। इस केस में यहाँ क्या हुआ है कि मुसलमानों की दुकानें लूटी, मुसलमानों के ही मर्डर हुए, मुसलमानों का ही घर लूटा और जिंदा जलाया गया, और मुसलमानों को ही उसमें एक्यूज बना दिया। अब हम उनकी एक काम तो ये होगा, उनकी बेल कराएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यही करते हैं आज तक, हमारी सारी तंजीमें और हमारे सारे जो कायद हैं वो यही करते आए, और वो भी एक तरह से जरूरी काम है, हम भी वो छुड़ाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपोज कर रहे हैं कि हमने 24 से ज्यादा RSS के कारकुनों को, सीनियर ऑफिसर्स, ऑफिस बेयरर्स को इन दिल्ली दंगों में अरेस्ट कराया कोर्ट के जरिए। तो और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ FIRs हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने उस समय क्या किया, जब किसी मुसलमान को का घर जलाया, वो कंप्लेंट करने गया, या किसी मुसलमान को मारा, उसका कोई भाई या लवाकिन कंप्लेंट करने गया, तो पुलिस वालों ने उसे भगा दिया, और ये कहा कि अगर तुमने नामजद कंप्लेंटें की तो हम तुम्हें उल्टा ही बंद कर देंगे और तुम्हें झूठे केसों में फंसा देंगे। तो नामजद कंप्लेंट कोई नहीं करेगा, कंप्लेंट ही कोई नहीं करेगा। पुलिस ने खुद मर्डर्स केस में भी मुसलमानों के खुद FIR दर्ज की और उसमें मुसलमानों को ही अरेस्ट कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि हमने, हमारे पास लोग आए, उन्होंने अपनी बात बताई, तो हमने उनकी बातें कानून में जो तरीका है, जो संविधान में तरीका है, उसके हिसाब से हमने कोर्ट के जरिए, तब तो इनकी जो काम चल रहा था होम मिनिस्ट्री की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे, इन्होंने कर लिया पुलिस ने, लेकिन संविधान में तो ताकत है ना, यही हम प्रूव कर रहे हैं, कानून में पावर है डिस्पाइट ऑल द फॉलीज। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि हम कोर्ट में दरखास्तें लगा के RSS के लोगों को अरेस्ट करा रहे हैं, पुलिस वाले अरेस्ट होने शुरू होंगे अभी इन केसेस में, और अल्टीमेटली जो तार है वो निकल के कपिल मिश्रा साहब के थ्रू जाएंगे होम मिनिस्ट्री तक। तो वो सब सबूत क्योंकि हमारे पास है, वो छीनने के लिए ये हमला हमारे ऊपर किया गया। ओह, नाउ आई गॉट इट। तो ना सिर्फ ये वाला, बल्कि जो हमारे पास दूसरे भी हमारे क्लाइंट्स के सबूत हैं, जो कि गवर्नमेंट के। क्या होगा अगर कंप्यूटर्स में हुआ, क्योंकि आई थिंक कि आपका कंप्यूटर भी गया है। नहीं, कंप्यूटर तो ले जा नहीं पाए, यही हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत मदद की। उन्होंने हैक तो जरूर किया, हैकिंग मशीन्स लाए थे, धमकियां दे रहे थे, बंदूकों के साए में 15 घंटे तक हमने गुजारे, लेकिन हम क्योंकि संविधान के रास्ते से बिल्कुल ही हमने उनको ये बताया कि आप कानून के हिसाब से जो करना चाहे कर ले, लेकिन हम आपको लूट मार नहीं करने देंगे, क्योंकि वहां हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाता है। लेकिन आप सोचिए 200 लोग थे बंदूक के समेत, 20 लोग तो हमारे ऑफिस के अंदर थे, हम 4-5 लोग मुश्किल से थे। तो इससे साफ जाहिर है कि अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, नहीं तो इंसान की किसी की ताकत नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। तो इसमें डायरेक्ट ऊपर से मदद हो रही है हमारी। ये भी मुझे इस बात का भी पूरा, पहले भी अल्लाह ताला ने डर नहीं दिया है मेरे दिल में, लेकिन अब तो एकदम यकीन और कामिल होता जाता है हर एक मरहले के बाद कि किसकी मजाल है। जो स्पेशल सेल है हमारे मुल्क का सबसे खतरनाक वो माना जाता है इदारा, जो जहां भी गए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ करके ही आए। तो ये पहली बार है जब ये शर्मिंदा होके भी गए, कुछ ले भी नहीं जा पाए, और था तो कुछ है ही नहीं, तो मिलता भी क्या। मगर हमने पूरा उनको कानूनी तरीके से कोऑपरेट किया और गैर कानूनी काम नहीं करने दिया। और जैसा वो अमित शाह साहब का नाम ले रहे थे धमकाने के लिए, वो सब वीडियोग्राफी में मौजूद है।
Oh my God. इतनी बंदूकों के साए में हमें कम से कम दसियों बार अमित शाह साहब का नाम लेके धमकाया गया कि ये कहा गया, ये जो पुलिस ऑफिसर्स आए थे यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि प्राचा साहब हमें भी पता है पूरे मुल्क की सारी एजेंसियां आपके पीछे लगी हुई हैं, आपका अंदर बाहर हम सब जानते हैं, मगर हम पे भी दबाव है, हम उस मजबूरी में आ रहे हैं। ये सब वीडियो में नजर आएगा जब हमें मिल जाएंगी कोर्ट से वीडियो। अच्छा, अभी मेरी बात पे वीडियो यकीन नहीं ना करें मिली लोग, आपके पास अभी में? वो आई नहीं विल मिली। हैव टू ऐड हाँ, इन दिस। वो वीडियोस देने से बच रहे हैं क्योंकि ओह, चोर है, चोरी की है, तो अब वीडियो में तो सब नजर आ जाएगा। तो पर हम उसके लिए बजिद हैं, हम कोर्ट में दरखास्त भी लगा रहे, कल वो हियरिंग पे आ भी रहा है, कल सुबह मैटर। तो अमित शाह साहब का नाम लेके, और एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के लॉ ऑफिसर बहुत बड़े, उनका नाम लेके हमें खूब धमकाया गया कि आपको जज लोया के साथ जो हो गया था वो आपके साथ हो जाएगा, तो आप क्या कर Oh लो। my God. ये सब चीजें, ये सब रिकॉर्डिंग में है, वीडियो में, जैसे ही वो सामने आएंगी। तो अब अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत की, आप सब लोगों की दुआएं भी काम आई, तो वो बेइज्जत होके गए। उसके बाद क्योंकि ये वकालत के ऊपर हमला था, तो सारी जो लॉयर कम्युनिटी है मुल्क भर की और पूरे दुनिया से, इस पे एक बहुत बड़ी तहरीक भी शुरू हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि हमारे खिलाफ जो एलिगेशन है, अगर मैं वो आपको बताऊंगा तो आप सब लोगों को दुख भी होगा और हंसी भी आएगी। अच्छा, आप बताइए, शेयर कीजिए, ताकि कुछ तो शेयर कीजिए, कुछ हिस्सा उसका। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ भी। मगर इल्जाम हमारे पर क्या था, जिसके लिए 200 पुलिस वाले आए और 20 पुलिस वाले बंदूकों के साथ पूरे 15 घंटे तक कोशिश की उन्होंने, लेकिन हर जगह से मिला कि हमने उनके लिए बाथरूम भी खोल दिए थे हमने, क्योंकि कह रहे थे हम सब जगह चेक करेंगे। मैंने कीजिए, सब फाइलें, सब कंप्यूटर, लेकिन हमने ये कहा था किसी भी क्लाइंट की प्रिवेसी हम एक्सपोज नहीं होने देंगे, क्योंकि कोर्ट ने जितना ऑर्डर किया है, आप हमारा आउटबॉक्स देखिए और कुछ आपको देखना कंप्यूटर देख लीजिए, मगर हम आपको किसी और क्लाइंट की कोई चीज नहीं ले जाने देंगे। इसलिए उन्होंने बाद में हैकिंग मशीन भी मंगाई, क्योंकि हमने फिजिकली, हालांकि एक बार उन्होंने हमारा कंप्यूटर तोड़ भी लिया था, लेकिन उसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमने कानून के दायरे में रहकर उन सब चीजों की हिफाजत की। अब हम आपको बताते हैं हमारे खिलाफ इल्जाम क्या है, और इंडियन एक्सप्रेस में उसके बारे में आया भी है, तो आप देख लेंगे, उसने डिटेल में आया उसमें इंडियन एक्सप्रेस में, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो ये हमारे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया, उसमें ना सिर्फ पुलिस वाले खुद अरेस्ट होंगे, बल्कि उनके जो तार जुड़े हुए हैं जहां तक, वो तक भी इसमें फंसेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग भी कोई पीछे हटने वाले तो है नहीं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम तो आगे ही आगे बढ़ते हैं, पीछे तो हटते नहीं हम। तो इल्जाम हमारे खिलाफ ये है कि एक, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि क्लाइंट अटर्नी की, हालांकि अब वो मेरे क्लाइंट नहीं है दोनों, लेकिन फिर भी एक बार क्लाइंट हो गया तो उसकी आइडेंटिटी और उसके सब सबूत हम बचा के रखेंगे। और चाहे पुलिस ने आज उन पे दबाव बना के हमारे खिलाफ बयान ले लिए, मगर हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। आज भी हम उनकी मजबूरी समझते हैं, हालांकि हमारा सबसे अच्छा डिफेंस ये हो सकता है कि हम भी ये बोलने लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं, और हम वो साबित भी कर सकते हैं, मगर हम ये काम करने में माजूर है, नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक टाइम हमारे क्लाइंट रह चुके हैं। तो हमें उनकी हिफाजत करना हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी भी है और हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, बल्कि हम अपनी कार्रवाई से ये साबित करेंगे कि उनसे दबाव डाल के हमारे खिलाफ झूठे बयान दिखवाए जाए। ये हम अपनी कार्रवाई से साबित करेंगे ताकि वो सुरखरू होकर सामने आए। अब हुआ क्या है, एक मुस्लिम की दुकान लूटी गई, उसने पुलिस में कंप्लेंट की तुरंत, लेकिन उसने देखी नहीं थी तो उसने जनरल कंप्लेंट की। उसके बाद हमारे पास क्योंकि सब आ रहे थे, उसको वो हमारे पास भी आए। क्यों क्यों क्योंकि उसकी एक जो सीसीटीवी फुटेज थी उनकी दुकान लूटने की, वो वीडियो वायरल हुआ उसका। तो पुलिस ने उन्हें 160 का नोटिस दिया और ये कहा कि तुम्हारी दुकान तो मुसलमानों ने ही लूटी थी। तो पुलिस ने जो उनकी दुकान लूटने की एफआईआर दर्ज की, वो ये की कि आपकी दुकान जो है मुसलमानों ने लूटी थी, और उसमें 7-8 आदमियों को हमने अरेस्ट कर लिया और उनसे 160 का नोटिस देके बुलवाया। उन्होंने कहा भाई मुसलमानों तो लूटी नहीं थी, अब तो मैंने वीडियो भी देख ली है, तो उसमें तो वो लोग नहीं थे और उनमें से तो कुछ हमारे दोस्त ही हैं, आपने उनके नाम कैसे लिखवा दिए। तो वो 160 का जवाब बनाने हमारे पास आए। एक तो जिनकी दुकान लूटी थी, जो मजलूम है, जो कि शिकायत करने पुलिस के पास जा रहे हैं, तो हमने उनका 160 का जो जवाब पुलिस ने उनसे नोटिस दिया था वो बना के दिया कि जो आप कार्रवाई कर रहे हो वो गलत है, ये रही सीडी,
जिसमें साफ नजर आ रहा है कि लोग जय श्री राम के और दूसरे मनुवादी नारे लगा के दुकान लूट रहे हैं, ये उसमें साफ नजर आ रहा है, और उनमें से वो लोग नहीं है। तो आप असली लोगों को पकड़े। दूसरा, पुलिस का इल्जाम जो बता रहा हूं मैं आपके, भाई यही पुलिस का इल्जाम है हमारे ऊपर, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात तो बता ही नहीं सकता क्योंकि क्लाइंट अटर्नी, लेकिन मैं ये पुलिस के इल्जाम बता रहा हूं जो मेरे खिलाफ है। दूसरा इल्जाम यह है कि एक और शख्स थे, वो भी हमारे पास आए थे कंप्लेंट लिखवाने, उन्होंने भी उस इलाके में लूटमार और दूसरी चीजें होती देखी थी, मर्डर्स वगैरह। तो हमने उनकी कंप्लेंट भी ड्राफ्ट करके ईमेल के जरिए भेजी थी, क्योंकि पुलिस में कंप्लेंट करने जो भी जाता था उसकी उल्टी पिटाई होती थी और उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दी जाती थी। तो हमने उसकी कंप्लेंट ड्राफ्ट की। तो ये जो पहले शख्स थे, हमने कहा कि ये शख्स भी वहीं थे, तो आप इसकी कंप्लेंट देखिए, इसकी क्या कंप्लेंट। तो उन्होंने कहा ये जो कंप्लेंट में लिखा है ये तो हमारी दुकान के बारे में लिख रहे हैं, तो ये चश्मदीद गवाह हो गए। तो मैंने कहा हाँ, ये हमारे पर इल्जाम है कि आप इसको भी अपनी कंप्लेंट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि हर एक शहरी का ये फर्ज होता है कि कोई भी किसी जुर्म के सबूत हो तो वो पुलिस को मुहैया कराए। तो ये हमने जुर्म का एक और चश्मदीद गवाह पुलिस को मुहैया कराया, ये हमारा जुर्म है। ये जुर्म के इल्जामात हम पे लगा के कार्रवाई की गई जो कि, तो अब आप सोच सकते हैं। तो अब उनमें से एक, उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने उनका इंटरव्यू किया है अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने ये सब बातें बताई है कि प्राचा साहब जो पुलिस कह रही है, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि देखिए अब उनके दिल में भी अल्लाह ताला ने डाली। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में हमने उनका इंटरव्यू पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि जो प्राचा साहब कह रहे हैं वही सही है, हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमें नहीं बुलाया। चलेंगे, तो पुलिस कह रही है कि हमने बुलाया। तो सच हमेशा जीतता है, और संविधान के रास्ते से और आइन के रास्ते से जीत रहा है। ये है हमारी सबसे बड़ी जो हम समझते हैं कंट्रीब्यूशन। तो आपको लगता है कि जब आप ये देख रहे हैं, ये जो सारी सिचुएशन है और एक तरफा हो गई है, बिल्कुल वन साइडेड हो गई हैं चीजें, जो हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं वो भी वन साइडेड हो गए हैं। इस सूरत हाल में हिंदुस्तान में जो हमारी माइनॉरिटीज हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे, क्या करें वो? देखिए, हम लोगों की खुद की कमियां हैं जिसकी वजह से आज हम मुश्किलात में। मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूँ, और उसके लिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए और हम कर भी रहे हैं। कल इतवार के दिन एक सारे जो दिल्ली के जो एससी कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस बड़े बड़े थे, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा जलसा किया। मैं उसकी भी आपको डिटेल्स भेजूंगा। और सॉलिडेरिटी जाहिर की है, जिसमें एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस कोलसे पाटिल, वो भी आए थे। तो उन्होंने हमारी हिमायत पे और हमारे साथ खड़े रहने के लिए पूरी ताकत से कहा है कि पूरी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है वो प्राचा साहब हमारे अम्बेडकरवादी हैं, हमारे लिए किसी और से भी ज्यादा काम करते हैं वो, तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले हैं, ये बिल्कुल भी हमें नाउमीद या मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम डरे हुए हो जाते हैं यहाँ पर, ये तो वो तो फिर हमें अपना ईमान चेक करना चाहिए। अगर कोई डरता है तो फिर वो कहीं ना कहीं, मतलब जो सिचुएशन है उस हिसाब से, वरना ईमान बहुत मजबूत है। अगर ईमान मजबूत है तो हर चीज का वक्त मुकर्रर है, और अल्लाह से डरना चाहिए। किसी और का दिल अगर किसी चीज से अगर डर दिल में आता है तो हमें अपना ईमान चेक करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल। और मेरा एग्जांपल भी देखिए ना, 20 लोग बंदूकों के 15 घंटे तक मेरा बाल भी बांका करके जा पाए, वो बिल्कुल बेइज्जत होके गए, शर्मिंदा होके गए, और अब अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे हैं 200 लोग नीचे। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? ये कोई किसी इंडिविजुअल, चाहे वो महमूद प्राचा हो या कोई भी हो, किसी की हैसियत और औकात है कि वो ऐसा कारनामा? तो ये ऊपर से ही हो रहा है ना सब। तो अब मैं सिंपल मैथमेटिक्स आपको बताता हूँ। हमारे मुल्क में जो सेंसस के हिसाब से, हम दूसरी चीजों में नहीं जाते, 15% के करीब मुस्लिम कम्युनिटी, और माइनॉरिटीज को मिलाया जाए तो करीब 20% बनते हैं, क्रिश्चियंस, सिख और बौद्ध वगैरह को मिला करीब 20% हम लोग बनते हैं। उसके अलावा 17% है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, 20 + 17 37। उसके अलावा 8 से 9% है ट्राइबल लोग, 37 और 8
8 हो गए 45। 45 तो हमें किस बात का डर है। परेशानी? बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा सोचिए आप, जो ओबीसी है वो है करीब 40%। तो हाँ, हम लोग 85% से ज्यादा हैं जो मुस्तज़फ़ीन है, जो अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन ये हमारा नाजायज जो ये मनुवादी है वो हम सब लोगों को बेवकूफ बना के हमें आपस में लड़वा के राज कर रहे हैं। तो अगर ये 45% अगर शुरुआत करेंगे तो जो हमारे ओबीसी भाई हैं उनके साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत। लेकिन उनके साथ इतना खुला नहीं हो रहा क्योंकि उनकी रिजर्वेशन छीन ली गई है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, बैंक सारे उन्हीं के पैसे जा रहे हैं, मतलब हम सबके पैसे जा रहे हैं, तो नुकसान उनका भी हो रहा है। लेकिन उनको अलग अलग नारे देकर बहकाया सबसे ज्यादा गया है। तो लेकिन हम 45% तो ऐसे लोग हैं जो एकजुट हो सकते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हम 45% तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे आए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी सरकारें बनेगी, हम बाबा साहब के संविधान से मुल्क चलाएंगे और सब खुशहाल होंगे। हम मनुवादियों को भी इंसाफ, उनके साथ भी इंसाफ करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम क्योंकि जालिम लोग नहीं है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी जुल्म की नहीं है, बराबरी की है, इंसाफ देने की है। तो हम तो इंसाफ करेंगे। तो बिल्कुल भी नाउमीद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्तैद होकर इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। तो अगर हम अगर करेंगे, जैसे जी, सॉरी। नहीं आप बोले, तो अगर हम करेंगे तो बहुत जल्द हम मनुवादियों को सत्ता से बाहर फेंकेंगे और अम्बेडकरवाद जो है पूरे मुल्क पे राज करेगा। राज करेगा। वेरी नाइस। क्योंकि आई थिंक ये ऐसा हो रहा है कि ये जो माइनॉरिटीज हैं इन्हें या तो कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट इन्हें अपने लीगल राइट्स नहीं मालूम है, और दूसरी ये कि ये बेचारे कम पढ़े लिखे भी हैं, इसमें काफी तादाद है जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और जो हमारा इस 45% का युवा है उसको लीड करने वाला कोई नहीं है। आपका क्या टेक है इस पर? नहीं देखिए, लीड करने वाले बहुत सारे लोग हैं अच्छे, हम उन सब से ही कोऑर्डिनेशन कर भी रहे हैं और बहुत इस पे मेहनत की जा रही है। तो मैं आप सब लोगों से भी, आप सब दानिशमंद लोग हैं, आपके व्यूअर्स भी दानिशमंद लोग हैं, इसमें हमारी मदद करें और इसको मजबूत करने में मदद करें। जहां तक इस बात से मैं आप 100% इत्तेफाक रखता हूं कि हमने आज तक, चाहे वो एससी कम्युनिटी हो या दूसरी एसटी हो या माइनॉरिटीज हो, मुस्लिम हो या दूसरी कम्युनिटीज हो, उन्होंने अपनी कानून का और आइन का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया। जी। हम लोग फ्रस्ट्रेट होके, जज्बाती होके कुछ कार्रवाइयां करते हैं जिसका जो मनुवादी हमसे चाहते हैं हम करें, तो उससे हमें नुकसान होता है और वो हम उस नुकसान की तरफ बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अगर कानूनी तरीके से, पीसफुल तरीके से करेंगे तो ये लोग, जैसे शाहीन बाग में इन्होंने, क्या हुआ सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में, क्या हुआ, पीसफुल था, महिलाएं थी तो पीसफुल, सुपर पीसफुल हो गया। अब इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस के साथ भेजा, और हमारे पास सबूत है कि सिर्फ भड़काऊ भाषण नहीं दिया उसने, और हमारी वो पिटीशन भी आ रही है, जल्दी ही इंशाल्लाह कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, और ये तार वहीं तक जाएंगे जिसकी वजह से हमारे पर हमला हुआ है और हमें अल्लाह ताला ने बचाया है, तो तार तो वहीं तक जाएंगे जहां तक है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे, सबका हिसाब किताब होगा, इस दुनिया में भी होगा और इंशाल्लाह ताला दूसरी दुनिया में भी। तो बिल्कुल भी नाउमीद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें सबको वॉर फुटिंग पे इसमें जद्दोजहद शुरू करनी चाहिए। हर एक इंसान को कम से कम, वो मुस्लिम है तो एक एक दोस्त जरूर बनाना चाहिए जो कि हर हालत में उसका जाती दोस्त भी हो, जिससे वो हर चीज अपनी शेयर कर सके और सुख दुख के साथ खड़ा रहे। एक तो एससी कम्युनिटी का, एक एसटी कम्युनिटी का, सिख और क्रिश्चियन। अगर मुस्लिम ये काम शुरू करेंगे, बाकी सब ये लोग करेंगे, तो हम लोग तो वैसे ही इस देश का निजाम, जो हमारी जिम्मेदारी भी है। और मैं आप सबके, जो आपके सामीन है, उनको ये भी याद दिला दूं कि हमारा इस संविधान पे बहुत बड़ा हक है, बाबा साहब के ऊपर हमारा बहुत बड़ा हक है मुस्लिम कम्युनिटी का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मनुवादियों ने उनको जाने ना पहुंच पाए साजिश की थी, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ही बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था इलेक्ट करके बंगाल से। तो ये हमारा हक है बाबा साहब के ऊपर और संविधान के ऊपर। हम लोगों की बहुत बड़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन है वो ये है। तो हम तो, लेकिन जैसे अभी ये दिल्ली राइट्स हुए, अब कपिल मिश्रा हैं और एक कोई खातून थी, वो तो पुलिस को गालियां रागनी तिवारी जी,
रागनी तिवारी, तो वो तो बाकायदा पुलिस को गाली दे रही थी कि चूड़ियां पहन लो दिस एंड दैट। और कपिल मिश्रा का तो जितना भी हमने देखा है, जो कुछ हमें यहाँ मिल सका, वो तो ओपनली कह रहे हैं। तो उस जो धमकियां वो दे रहे थे, उन धमकियों में वो तो आराम से खुले घूम रहे हैं। और हमारे यहाँ बच्चों को जो है उमर खालिद से लेकर और रागनी क्या नाम है उसका बच्ची का, कलिता और नरवाल, उन सबको इस राइट के चक्कर में जेल भेज दिया गया। ये तो सारे स्टूडेंट हैं। तो इस सिचुएशन से कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, ये तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था, ये लोग सब हैं जो संविधान के मानने वाले हैं, जिनको जेल में ठूंस दिया मनुवादियों ने। मनुवादी है जो संविधान के दुश्मन है। तो यही तो लड़ाई हम लड़के इंशाल्लाह जीत रहे हैं। इसी वजह से तो हमारे पीछे पड़े कि हमने जो यूएपीए के अंदर जो हमने सबसे ज्यादा मुल्क में बेल्स कराई है, तो उनको डर ये भी है कि हम इन सबको भी कुछ ऐसी कार्रवाई करके छुड़ा के ले जाएंगे और फिर जो ये दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, और ये हम ऐलान भी कर रहे हैं बार बार, कि हम लोग बेवकूफ नहीं है। हमारा मेन जो इशू था वो सीए एनआरसी है, हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कितने भी जुल्म कर ले, कितने हमले करा ले, कितने हमारे मासूम बेगुनाह नौजवानों को और खातूनों को बंद करा दे, हमारा मेन मुद्दा वही है। जो दिल्ली में हमले कराए, जो वायलेंस कराया, उससे हमारा सीए एनआरसी के ऊपर से ध्यान नहीं हटेगा। और यही इनकी बुनियादी हराने की टेक्निक भी है। और अब दिल्ली दंगों में क्योंकि हमने आरएसएस को घेर लिया चारों तरफ से और तार ऊपर तक जा रहे हैं उसके, तो अब हम पे हमला किया जा रहा है ताकि दिल्ली दंगों को भी भूल के महमूद प्राचा इशू बन जाए। लेकिन इशू, और जब हमारा कुछ अगर नुकसान करने में कामयाब हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर महमूद प्राचा इशू बन जाए, उसके बाद किसी और को इशू बनाएंगे। मगर बुनियादी बात यह है कि हम लोगों का महमूद प्राचा इशू नहीं है, दिल्ली दंगे भी इशू नहीं है। दिल्ली दंगों से भी निपट लेंगे, और जो महमूद प्राचा साहब के साथ किया है वो पूरी एडवोकेट कम्युनिटी मिलकर निपट लेंगे। तो असली मुद्दा है सीए एनआरसी। जैसे ही आप एनसीआर और एनआरसी लागू करने की कोशिश करोगे, हम वही मुजाहिरे उससे भी बड़ी तादाद में दोबारा करेंगे। तो बेवकूफ बनाने की कोशिश बंद करें। असली मुद्दा वही है, उससे ना महमूद प्राचा को कुछ करके हट रहा है, ना ये दंगे करा के कुछ होने वाला है। तो ये हम बहुत सफाई से बताना चाहते हैं। जी, मैं ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो एक के बाद एक इस मसले से ध्यान हटाने के लिए ये वाला कर दो, यहाँ कुछ कर दो, मैं इनको शोषे कहती हूँ, इनके बीजेपी के शोषे। तो ये शोषे छोड़ते रहते हैं। महमूद प्राचा जी को एक शोषा बना दिया और एनआरसी से ध्यान हटा दिया। तो ये शोषे कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है जो ये फार्मर्स जिस ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें तमाम लोगों को इंक्लूडिंग एनआरसीए वाले, इनको ज्वाइन होना चाहिए? देखिए, फार्मर्स किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त? वो मजबूत लोग हैं, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं, बुनियादी बात ये समझने की है। ये मनुवादी मानसिकता के लोग क्या चाहते हैं कि दो लोगों के हाथ में, एक अडानी, वो सारा एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट करेगा, सारी जमीनें कब्जा करेगा, और उसका एक बड़ी साजिश है, मैं बहुत जल्दी एक्सपोज करने वाला हूँ। वो जमीनें भी छीन ली जाएंगी किसानों से। ये सब काम की जिम्मेदारी अडानी साहब की है। उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं सरकारी पैसे ही लेके। और रिटेल की जिम्मेदारी अंबानी साहब की है, वो रिटेल के मास्टर है। इतना सा फॉर्मूला है, हम लोग अंधे नहीं है। और फार्मर्स किसके लिए लड़ रहे हैं? फार्मर्स के साथ तो जो होगा वो होगा ही। जब अडानी साहब और अंबानी साहब मिलके 1 रुपए की चीज जो किसानों से खरीदी जाएगी, उसको 100 रुपए की बेचेंगे, तो 100 रुपए की कौन खरीदेगा? आप और मैं। किसान भाई जो है हमारे, किसान बहनें जो है हमारी, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं ताकि हमें 1 रुपए की चीज 100 रुपए में ना खरीदनी पड़े। तो हमें सबको उनके साथ एकदम सड़कों पे आके उतर जाना चाहिए जी। तो वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं आगे रह के। बिल्कुल खास तौर से तो लड़ी रहे। लोअर क्लास है, ये तो भूखी मर जाएगी। यही तो इनका आइडिया है। मनुवाद क्या चाहता है?
मनुवाद तो यही चाहता है ना कि आदमी जुस्तजू में लगा रहे, सिर्फ मैं किस तरीके से शाम को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मैं सो जाऊं, और कोई काम पे ध्यान ना लगाऊं, यही तो मनुवाद है। और कोई काम ना करे, ना उसके पास अच्छा घर होना चाहिए, ना उसके पास एक अच्छा, इन एजुकेशन लोग होनी को चाहिए। अभी ये समझ आ रही है चीजें कि जो बाहर से रेसिपीज आ रही हैं, बाहर के होटल्स आ रहे हैं, बाहर के चेन स्टोर्स आ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि एक 5 रुपए के आलू से वो 50 रुपए का फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। तो मैं वही तो कह आइडिया रहा तो हूँ, इनको समझ में आ गया ना। 50 का भी कहाँ, 70-72 रुपए का मिल रहा है शायद, रुपए या का भी 100 और का। उससे भी महंगा। अभी तो शुरुआत है। और अभी तो शुरुआत है। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। रिटेल प्राइवेटाइज हो गया। हम्म। रिटेल इंडिया में प्राइवेटाइज हो चुका है, अंबानी साहब ने कब्जा कर लिया है पेट्रोलियम के बाद, और दूसरी चीजों के बाद टेलीफोन पे उनका पूरा कब्जा है। बाकी सारी कंपनियों को क्रश कर दिया गवर्नमेंट की बीएसएनएल मदद से। खत्म हो गया बिल्कुल। बीएसएनएल तो बेच दिया, बीएसएनएल के को बेच दिया, सारे उसकी फैसिलिटीज बर्बाद कर दी, जानबूझ के उसकी सर्विस खराब कर की जा रही है ताकि लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो, जियो खरीदे। जी। जियो ने पहले क्या किया, फ्री में किया, लोग बड़े खुश हो रहे थे, सबने ले लिए। अब आप देखेंगे क्या करता है। तो ऐसा नहीं है, अम्बेडकरवादी अंधे नहीं है, इन सबको निपटा जाएगा संविधान और कानून के तरीके से। अंबानी भी जान ले और अडानी भी जान ले, बिल्कुल। अभी अम्बेडकरवादी जाग रहे हैं। ये जो भी जुर्म कर रहे हैं ये सब जेलों में मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा बाहर, आप भरोसा रखिए। होपफुली। और बहुत जल्दी मिलेंगे, और बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए मिलेंगे जेलों में, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। मतलब ये जो खुली छूट दे रखी है इन लोगों ने, आरएसएस वालों को, ओपनली कह रही हूं मैं। इनकी जितनी भी 3.5 लाख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी सरकार आ जाए, हम लोग इनकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे जितना भी ये माल जनता का चुरा के खा रहे हैं, बाहर की जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं। बाहर के लोग तो पढ़े लिखे हैं, कम से कम ये तो देख ले कि ये पैसे लगा किस चीज में रहे। नहीं, जितने मुझे भी लगता है कि इन लोगों को एक एक जो एक शुगर कोटेड गोली दी गई है ना, कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये पैसा उस हिंदू राष्ट्र पे लग रहा है। लेकिन अब धीरे नहीं, धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि ये कुछ और खेल है। हिंदू राष्ट्र में भी देख लीजिए ना, जो जो ये जो मनुवाद की मानसिकता है ना, ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। एक नहीं चीज ये भी छोड़ रही, समझ लीजिए, एग्जैक्टली। रिटेल ये सिर्फ 2 4 50 लोगों में सारी मुल्क को दे देना चाहते हैं। सारे जो बिजनेसमैन हैं, अभी उनके सर से मुसलमानों की नफरत जिस दिन कम हो गई ना, इनको जूते से मारेंगे सबको। सच्ची में ये इन्होंने मुसलमानों की नफरत एक आर्टिफिशियल क्रिएट करा के लोगों के दिल में, सारे रिटेल के जो धंधे हैं वो सब अंबानी ने नहीं कब्जाने की प्लान बना रखा। सारे के सारे जो छोटे धंधे करने वाले उनको सबको अंबानी ने प्लान बना के नहीं कब्जा करने वाला, ये किसी के पास कुछ नहीं छोड़ने वाले, नहीं छोड़ने वाले। हर साल 4 से 5 मिलियन डॉलर एक स्टेट से जाते हैं, तो 50 स्टेट से कितने पैसे जा रहा है? क्यों जा रहा है? कि वहां पे गरीब लोगों को पढ़ाना है। यार 30 साल में तो हिंदुस्तान की आबादी पूरी पढ़ के तैयार हो गई होती, पर वो तो नहीं हुई। वहां तो आबादी की जो 40 42 45% जाहिल हैं, वो जाहिल हैं आज तक। पर ये पैसा तुमने कहाँ यूज किया? पैसा अगर आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनकी शक्लें देख ले, उनकी शक्लों से ही नजर आ रहा है कितना पैसा है, कितने चमकदार चेहरे हो गए। नहीं, सब आरएसएस के लोगों के कपड़े देख ले, कुछ साल पहले तक कैसे थे, कपड़ों से पता लग जाता है। जो गाड़ियों में चल रहे हैं उनसे पता लग जाता है। जो उनके पास जो घर है वो तो खैर ढूंढने से मिलेंगे, लेकिन गाड़ियां, शक्लें और कपड़े और जो गैजेट से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, देख लें, आपको पता लग जाएगा सबका पैसा चुरा के कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? राम मंदिर के नाम पे जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है वो कहाँ जाएगा? वो कोई मंदिर बनाने में थोड़ी लगेगा। ये सब अपनी जेबें भर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अपने खुद जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसको भी बेवकूफ बना रहे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपके जरिए से, जो मोदी जी और शाह साहब का जो 2 नंबर का पैसा है वो सारा मिडिल ईस्ट में है। रियली? मुसलमानों के पास ज्यादा है, ये भी मैं बता दूं। तो इस भी गलतफहमी मत रहे कि अगर कल को कोई हजम कर जाएगा तो वो भी मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जो हमारे ऐसे मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरब में, जहाँ मोदी जी को सबसे बड़ा ऑनर दिया है, तो वो क्यों दिया है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो इस गलतफहमी में मत रहे कि मोदी जी का पैसा जो है वो कहीं वो किसी मनुवादी
के पास ही रखवा रहे हैं। विश्वास उन्हें पैसे के लिए किस पे, ये भी आप देख लें। अब इस पे मैं सभी जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझने की कोशिश करते हैं, मनुवादी, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं, अब इस पे रिसर्च करके पता कर लें कि मोदी जी ने और किस किस के थ्रू, और हमें इसका एक हिंट मैं दे देता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक चांसलर साहब हैं, मोदी जी का उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध है। बड़ा घनिष्ठ है। वो क्या कार्य करते हैं और कौन सा धंधा है उनका मेन, वो भी जरा चेक कर ले तो आपको पता लग जाएगा कि उनसे घनिष्ठ संबंध क्यों है मोदी जी के। मैं तो बहुत तो मैं सरप्राइज हिंट हो दे रही रहा हूँ पराजा साहब, मैं बहुत सरप्राइज हूँ इन चीजों ये हमसे चिढ़ते क्यों है, ये आरएसएस का जो exactly. अपराध है, हमसे चिढ़ते इसीलिए कि हमें इनके काले कारनामों के बारे में बहुत पता है। तो वाह, अब मैं आपके जरिए से ये कह रहा हूँ, बोस्टन के लोगों से भी जो पैसे रोज अपने बच्चों का पेट काट के और अपनी दे रहे हैं ना, कम से कम चेक कर ले कि जा कहाँ रहा है वो। जा कर रहा है। ओह माय गॉड। और एक हिंट तो मैंने दे ही दिया, चांसलर साहब का चेक कर लें कि वो क्या काम करते हैं, आईएमयू के चांसलर। लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी को जिना की पिक्चर की वजह से शोर मचा के, हंगामा मचा के सारे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, जितनी भी इंतजामिया थी, सब के सब पाकिस्तानी का लेबल लग चुका था, क्या एंटी नेशनल हो चुके थे सब। और अब हमारे वीसी साहब के इनवाइट पर जब ये पहुंचे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो कह कर आए हैं कि ये जो है वो मिनी इंडिया है एएमयू। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं वाइस चांसलर साहब की बात नहीं कर रहा, चांसलर साहब की बात कर रहा हूँ। की बात कर रहा हूँ। उनके बारे में आरएसएस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रिसर्च करें और पता लगेगा फिर मोदी जी के उनके क्यों घनिष्ठ संबंध है, अमित शाह जी के और उनके क्यों घनिष्ठ संबंध है, तो आपको सब पता लग जाएगा मेरी बात में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो हमने अभी मुजाहरा किया था पाकिस्तान एम्बेसी पे, उसके खिलाफ भी हमारे लिए एफआईआर कर दी है। तो अंदर से जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं वो आरएसएस के साथ बहुत ज्यादा उनका गठजोड़ है, ये भी हम एक्सपोज कर रहे हैं। तो दोनों मुल्कों की जो डीप स्टेट्स हैं वो एक ही है, दोनों मुल्कों की आवाम को बेवकूफ बना के वहां की सारी पॉलिटिक्स किस बात की होती है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को ताकतवर बनने का, एक पाकिस्तान से कोई एक स्टेटमेंट दे दे उनके खिलाफ, तो जिनकी जो मकबूलियत उनकी इंडिया में बढ़ती है, वो अगर कोई असल में उनके दिल में काम करने का कभी इच्छा आ भी जाए कि मैं जेन्युइन काम कर लूं, तो वो अगर 50 साल भी जेन्युइन काम करेंगे तो इतनी मकबूलियत नहीं बढ़ती जितना पाकिस्तान से कोई बड़ा आदमी या वहां का बड़ा आदमी उन्हें एक गाली दे दे, उससे उनकी मकबूलियत। और ये वाइस वर्सा है। अच्छा, यहाँ पे आरएसएस वाले अगर किसी पाकिस्तानी लीडर को गाली देते हैं तो वो लीडर बड़ा बन जाता है रातों रात वहां पे। तो ये हमें सब लोगों को समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ क्या साजिश हुई। अगर मुल्क की तकसीम ना होती तो हमारा जो इंडिया है वो मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता। बिल्कुल होता, नो डाउट अबाउट इट। अमेरिका, रशिया, चाइना हमारे सामने कुछ भी नहीं थे। तो ये बुनियादी बात, और आज भी वही चल रहा है। दोनों मुल्कों की पॉलिटिक्स क्या चल रही है यहाँ से, और ये दोनों के आपस में तार है, एक दिन एक्सपोज करेंगे जल्दी। यहाँ की आवाम को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, वहां की आवाम को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ये तो आपने ऐसी बातें बताई हैं, क्या मैं सबको पब्लिश कर दूं? मैंने किस लिए, आपने इंटरव्यू किस लिए लिया है? क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ। डरी नहीं हूँ मैं, डरती तो सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं हूँ, लेकिन मैं कल रात से दिन जागा हुआ हूँ। आपकी कल रात भी बात हुई थी मुझसे। अभी मैं एक हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहे थे, मैं अभी ट्रैवल करके अभी आया ही हूँ, क्योंकि आधा घंटा पहले। वहाँ हरियाणा में एक चरखी दादरी जगह है, वहां पे हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक यहाँ से करीब 150 किलोमीटर है वो। तो मैं इतनी बारिश में भी वहां गया था क्योंकि उनका मुकदमा था, उनकी जान को खतरा है वहां। तो उनको हम प्रोटेक्शन का ऑर्डर करवा के आ रहे हैं अभी। तो उनका घर छीनने के लिए उनके घर को तोड़ा गया, उनके ऊपर हमला किया गया, लेडीज तक को मारा गया। तो उनको हम प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलवा के अभी आ ही रहे हैं वहां से। तो मैंने जो आपको इतनी जद्दोजहद के बीच में इंटरव्यू दिया है, तो इसीलिए दिया है कि आप इंशाल्लाह इसे शाया करें। और हर एक को हक है ना बात कहने का अपनी, हमारी बात को सबूतों के आधार पे वो गलत ठहराए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन हम सभी लोगों को ये कहते हैं कि हमारी बात सुने, उस पर गौर करें, अगर उनकी समझ में आती है तो उस पर अमल करें।
बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत टाइम दिया और इतनी सारी चीज़ें मतलब आँखें खुल रही हैं बाकायदा। बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी ऑनेस्टली, सो नो वरी दूसरी अबाउट दैट। दूसरी एक बात मैं और आपको कहूँगा कि मैं आपके ज़रिए से सभी आपके सामीन को ये कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में जो मुल्क का नाम लिखा गया है वो भारत और इंडिया लिखा गया है, कोई तीसरा नाम नहीं लिखा गया है। जी। तो इस बारे में भी मेहरबानी करके ज़हन नशीन करें और कोई तीसरा नाम इस्तेमाल करना बंद करें, ओह उससे वंडरफुल! कन्फ्यूजन फैलती है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने 2 ही नाम लिखे हैं सिर्फ, भारत और इंडिया, कोई तीसरा नाम नहीं है, ठीक है। तो तीसरे नाम का इस्तेमाल बंद किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है। ज़ाहिर है जो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जी, तो जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया। प्राचा साहब, मैं आपके लिए एक शेर कहकर इस बात को बंद करूँगी कि आ देख मेरा जोश-ए-जुनूँ कम तो नहीं है। आ देख मेरा जोश-ए-जुनूँ कम तो नहीं है, सर खून से भीगा है मगर ख़म तो नहीं है। बहुत बेशक शुक्रिया आपका। जब तक हमारे कंधों पे हमारा सर है, हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे, कोई हमें पीछे नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। बिल्कुल, इंशाअल्लाह।